नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ की असली रौनक दिखाई थी। इतना विशाल आयोजन है, इतनी तादाद में लोग हैं कि इसकी तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। शाम 5 बजे तक 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, लेकिन कहीं भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई शिकायत करने वाला नहीं मिला। यह पूरी दुनिया के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि कुछ ही घंटों के दौरान संगम में जितने लोगों ने स्नान किया वो कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग सिर्फ ये जानने समझने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए तो उनके लिए इंतजाम कैसे किए जाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट आखिर कैसे होता है, क्योंकि कुंभ 45 दिनों तक चलेगा। अगले 1.5 महीने तक लोग इसी तरह इतनी बड़ी संख्या में प्रयागराज रोज पहुंचते रहेंगे। आगे जो 2 अमृत स्नान होने हैं उनमें तो और ज्यादा भीड़ होगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, ये देखना जरूरी है। आज पहले अमृत स्नान के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से क्राउड को मैनेज किया, सुरक्षा के क्या उपाय किए, महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाने का मौका क्यों दिया जाता है, अखाड़ों के अमृत स्नान का क्रम किस आधार पर तय होता है, इसकी पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आज की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरत में है और आप भी हैरान हो जाएंगे। आज पूर्ण महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ। जैसे ही सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुआ, जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में प्रयागराज में संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों, आचार्यों, मां मंडेश्वरों, नागा साधुओं, अघोरियों और महिला साधुओं ने स्नान किया। उसके बाद 3.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। सुबह सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी के साधु संतों ने अपनी छावनी से संगम के तरफ जुलूस निकाला। उसके पीछे पीछे श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े का जुलूस था। इन अखाड़ों में सबसे आगे हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल और गदा लिए हुए नागा साधु चल रहे थे। उसके पीछे अखाड़े के आचार्य और पीठाधीश्वर अपने अपने रथों पर सवार थे। क्योंकि इस बार महाकुंभ विशेष है, 144 साल के बाद अद्भुत संयोग बना है, इसलिए इस महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए अखाड़ों के साधु संतों का उत्साह कई गुना ज्यादा है। संगम की तरफ बढ़ रहे साधु संतों और उनके शिष्यों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में दूर दूर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने यह सब बड़े अचरज के साथ देखा। चूंकि सभी अखाड़ों के स्नान का क्रम और उनकी टाइमिंग पहले से तय थी, इसलिए उसी के मुताबिक साधु संत आगे बढ़े। लेकिन संगम में स्नान के लिए अखाड़ों के अंदर भी एक नियम कायदा होता है, एक अनुशासन होता है। इसलिए सबसे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अमृत स्नान किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला
शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। पहले स्नान को शाही स्नान कहा जाता था, जिसका जिक्र जगत गुरु कर रहे थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल के अमृत स्नान रख दिया है। सनातन परंपरा और शास्त्रों में वैसे तो कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन महाकुंभ में लोगों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता जूदा अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के नागाओं को देखने की होती है। आज भी जब महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के बाद निरंजनी और जूना अखाड़े के नागा साधु संगम की तरफ बढ़े, तो मौजूद पुलिस फोर्स ने साधु संतों के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया। जूना अखाड़े के हजारों नागा साधु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए संगम की तरफ बढ़े। अखाड़े के आचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और दूसरे बड़े संतों के साथ स्नान किया। विधिवत स्नान और पूजा अर्चना के बाद जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने अमृत स्नान का अर्थ समझाया। स्वामी अवधेशानंद ने कहा, शाही स्नान का सिर्फ नाम बदलकर अमृत स्नान नहीं किया गया। महाकुंभ में मकर संक्रांति का स्नान वाकई में एक अमृत योग है, जो अमृत जैसा फल देता है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना अखाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को अमृत स्नान का अवसर मिलता है, क्योंकि नागा साधु की तपस्या और उनकी दीक्षा बहुत कठिन होती है। सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ के दौरान ही किसी साधु के नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अखाड़ा परंपरा में कहते हैं कि नागा साधु बनना किसी फौजी की ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की फौज सनातन की रक्षा के लिए बनाई थी। इसीलिए अखाड़े में इनका स्थान अहम होता है। और महाकुंभ में अमृत स्नान का पहला मौका नागा साधु को मिलता है। निरंजनी अखाड़े का पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशचंद्र गिरी, उन्होंने कहा कि नागाओं के स्नान का इंतजार देवताओं को भी रहता है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है। लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। महाकुंभ हमारे लिए भी एक अवसर है साधुओं की परंपराओं को जानने का। नागा साधु अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं। उनकी जीवन शैली दूसरे संतों से अलग होती है। वो वस्त्र क्यों नहीं पहनते, छोटी सी बात पर नाराज क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने बताई। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कहा, ये नागा साधु सनातन के सैनिक हैं और वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा में दो पद्धतियां हैं, एक शस्त्र की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है। शास्त्र की परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर वृंद हैं
और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उनको हमारे यहाँ सैनिकों के रूप में माना जाता है। धर्म की रक्षा के लिए वो सैनिक हैं और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम उन्हीं भालों को लेकर के चलते हैं ताकि उन परंपराओं को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके कि कैसे ये हमारी सशस्त्र सेना अपने भालों को लेकर के आगे चलती थी और विधर्मियों को धर्म से, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती थी। उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं, फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महाकुंभ सिर्फ परंपरा नहीं है, सिर्फ साधु संन्यासियों और बुजुर्गों के लिए नहीं है। महाकुंभ के जरिए सनातन परंपराओं का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए महाकुंभ में पीढ़ियों का भी संगम होता है। बड़े बड़े आचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंचते हैं। कुंभ में नए शिष्यों को दीक्षित किया जाता है। इस बार भी महाकुंभ में जो नौजवान साधु संत हैं, कथावाचक हैं, वो अपने गुरुओं के साथ पहुंचे हैं। कथावाचक जया किशोरी ने भी अपने गुरु और परमार्थ निकेतन के संत स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ आज संगम में डुबकी लगाई और संगम में खड़े होकर मां गंगा की पूजा की। जया किशोरी ने कहा वो पहली बार महाकुंभ में आई हैं, लेकिन यहाँ जो अनुभव किया वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जया किशोरी ने कहा कि महाकुंभ से सनातन का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। बहुत लकी है एज अ जनरेशन कि हमने अपने समय में राम मंदिर भी देख लिया और इस तिथि का महाकुंभ भी देख लिया। तो हमसे ज़्यादा लकी अब शायद ही मुझे लग रहा है कोई और पीढ़ी होने वाली है। तो बहुत खुशी है और मैं पहली बार कुंभ के दर्शन करने आई हूँ। ऑल थैंक्स टू महाराज जी, साध्वी जी। ये भारत का युग होने वाला है, सनातन का युग होने वाला है और जिस प्रकार से एकता, भक्ति, श्रद्धा बढ़ रही है अपने धर्म की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, और हमारी भी यही कोशिश है कि ये बढ़ती जाए आज के युवा में, तभी जाके हम वो सपना पूरा कर पाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया वापस बना पाएंगे हर रूप से, सिर्फ धन के रूप से ही नहीं पर धर्म के रूप से, अध्यात्म के रूप से, संस्कारों के रूप से। तो यही कोशिश है और महाकुंभ उसका एक बहुत बड़ा पिलर है, आई वुड से, जो इस चीज को आगे लेके जाएगा। इस बार का महाकुंभ विरासत और आधुनिकता का एक अनूठा संगम है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने याद दिलाया कि अब वो समय आ गया है कि भारत की जो पुरातन पहचान थी, प्राचीन गौरव था, वो लौट कर आने वाला है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा उन्हें उम्मीद है जिस अखंड भारत की बात सनातन में हमेशा से होती आई है, उसकी शुरुआत महाकुंभ के अनुष्ठान से होगी। ये करोड़ों की जो भीड़ है, 1.5 करोड़ लोग कल स्नान किए और आज सवेरे से ही करोड़ों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये इस देश की श्रद्धा है। सच बताऊं, मुझे लगता है कि बगल वालों को लग रहा होगा यार क्यों अलग हो गए हम, बिना मतलब आजाद हो गए। काहे को ये बॉर्डर क्रिएट किए, काहे को ये बैरियर क्रिएट किया। यू नो दैट अभी कश्मीर में पीओके से जितने भी स्थल खंडित हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं या बचे हुए हैं, उन सब की यात्रा, कलश यात्रा कुंभ से तो हम चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कुंभ में वो यात्रा आई है और अपने परमार्थ निकेतन यहाँ प्रयागराज में वो कलश स्थापित हो रहा है। कुंभ से एक संकल्प हो, कुंभ भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, अब पीओके भी धीरे धीरे जो था है और हो जाएगा। संगम का सनातन संकल्प, ना बटेंगे ना बांटेंगे, न कटेंगे न काटेंगे, न डरेंगे न डराएंगे, न मरेंगे न मारेंगे। हम इस देश को साथ साथ लेकर आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प का संकल्प और यही भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। मीनाक्षी जोशी ने ऐसे बहुत सारे साधु संतों से बात की, उनका ज्ञान, उनकी बातें आप तक पहुंचाई। जूना अखाड़े के शंकराचार्य और काशी के सुमेरु पीठ के संत स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी कहा कि सनातन का संकल्प भारत को उसकी पुरानी पहचान फिर से लौटाना है। महाकुंभ सनातनियों की एकता का संदेश दे रहा है और अब उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो सनातन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं।
वैदिक विधान के साथ गंगा का पूजन किया, अर्चन किया और उसके बाद ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदस्य सरस्वती में स्नान कर राष्ट्र के अभ्युदय मंगल की कामना और सनातन द्रोहियों के समूल उन्मूलन, उनका अंत हो और विश्व पटल पर सनातन अपने सर्वोच्च स्थिति में स्थापित हो, दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण स्थापित हो। क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग में जब मकर संक्रांति आती है तो सभी आकर स्नान कर दिव्यता को प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। इस बार का जो महाकुंभ है वो इससे पहले के सभी कुंभ और सभी अर्ध कुंभ से बड़ा, विशाल और विहंगम है। महाकुंभ के लिए पहली बार संगम क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है, जिसमें 12 पक्के घाट भी मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में है। 3 करोड़ तो आज ही स्नान कर चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक अरेंजमेंट ऐसा है कि करोड़ों लोग संगम तक पहुंचे, स्नान किया। घाट पर हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं। महिलाओं के लिए हॉस्पिटल भी अलग से बनाए गए हैं और बड़ी तादाद में महिला डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। महिला पुलिस को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और ये सब मिलकर महिला श्रद्धालुओं को हर तरीके से मदद कर रहे हैं। इसीलिए आज जो भी संघ नगरी में पहुंचा वो यहां के प्रबंध की तारीफ करता रहा। कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आप देखें, जबकि पूरा रेतीला, पूरा बालू का पूरा रास्ता है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं, ठहरने के पूरे बने हैं, सब जगह आपको बाथरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारे बूथ्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और सफाई, दो चीजें यदि हो तो अब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा कुंभ में। महाकुंभ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है क्राउड मैनेजमेंट का। इतने सारे लोगों का एक साथ एक जगह एक दिन पहुंचना, एक साथ संगम में स्नान करना और फिर वहां से बिना किसी परेशानी के लौट आना, ये देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पूरे भारत से लोग यहाँ आए हैं और सब ने कहा कि वो तो ये सोचकर आए थे कि भारी भीड़ होगी, रुकने में दिक्कत होगी, खाने पीने में परेशानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली। बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग संगम में अभी स्नान करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल भी संगम में स्नान किए थे और काफी अच्छा माहौल है और पुलिस वाले सब सारे बहुत सपोर्टिव और बहुत फ्रेंडली है। साधु संतों को देखा आप लोगों ने? नागा साधु लिया उनका? हाँ, आशीर्वाद लिया। बहुत मजा आ गया। योगी जी ने बहुत अच्छा साधन करा है। कहाँ से आए हैं बताइए? दिल्ली से आए हम। राम अच्छा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी है, बस हम कोई परेशानी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन ग्रावा। ये मानव जन्म लेने का फल हम लोगों को प्राप्त हो गया। ऐसा हमने हमारी जिंदगी में पहली बार देखा है। 144 साल पूर्व ये पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो ये महाकुंभ की अभी की जो व्यवस्था है, इससे पहले 2015 की व्यवस्था में देख चुका हूँ, उसके मुकाबले इस बार की व्यवस्था है योगी जी की सरकार में, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत है। इस तरीके का मेला हमने कभी नहीं देखा और अमूल चूल परिवर्तन पिछले बार से इस बार है।
मेरे को लग रहा है इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख ही रहे हैं आप लोग, इसमें मतलब कमी तो है ही नहीं कहीं पे। स्टाफ पूरा लगा हुआ है, सारा स्टाफ भी पुलिस का, सीआरपीएफ जो भी अथॉरिटी लगी हुई है, सब अच्छा काम कर रही है। आप कल्पना कीजिए कि 3.5 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे हों, बिना किसी रोक टोक के स्नान करें, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो और सब खुशी खुशी वापस चले जाएं, ये हैरानी की बात नहीं तो और क्या है। इसकी व्यवस्था करना कोई आसान नहीं होता। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कंट्रोल करना, उनके लिए प्रबंध करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को बड़ी सरलता से पूरा किया। महाकुंभ में 250 से ज्यादा आईएएस और पीसीएस अफसरों को तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के डीजीपी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद वहां बैठकर सारे इंतजामात को मॉनिटर कर रहे हैं। 10,000 हेक्टेयर में फैला कुंभ क्षेत्र 25,000 से ज्यादा सेक्टर्स में बटा हुआ है। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। सभी अखाड़ों के साधुओं के लिए घाट तक आने के लिए अलग अलग रूट तय किए गए। अलग अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ते बनाए गए। आम लोगों के लिए अलग घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई। 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 50 मीटर की दूरी पर 1000 चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। जो 12 घाट बने हैं उनमें हर घाट पर 100 चेंजिंग रूम्स हैं, जिससे महिलाओं को कपड़े बदलने में दिक्कत ना हो। पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी से कवर किया गया है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टीम्स का गठन किया गया है। यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने बताया कि प्रशासन ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से इंतजाम किए थे, इसलिए न आज कोई परेशानी हुई और न आगे कोई दिक्कत आएगी। ये विश्व का सबसे बड़ा एक कहिए ह्यूमन कांग्रीगेशन जिसको कहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग विश्व में कहीं पे भी किसी दूसरी जगह इसका कोई मुकाबला नहीं है, आसपास भी नहीं है। कई देशों के बराबर। अब हमारी तैयारी जो है वो करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं की है और हम उससे कहीं ज्यादा लोगों की व्यवस्था करके चल रहे हैं। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए करीब 10,000 एकड़ में एक पूरा एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जहां पर पूज्य संतों के, श्रद्धालुओं के, कल्पवासियों के, इनके रहने के रहने का, भोजन का, इनकी बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, इन सब चीज के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इन सब के लिए टीमें वहां पे पूरे 25 सेक्टर में इस पूरे शहर को विभाजित करके जितना एरियाज हैं सबको कैमरा से स्कैन करते हुए सारा एरिया पे गूगल लोकेशंस को अवेलेबल कराते हैं, यूपीआई की सुविधा हर जगह उपलब्ध कराते हुए हर चीज जो है आप देखें उसको डिजिटल स्वरूप देने का एक प्रयास किया गया है। 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी और जैसा हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके, चाहे वो क्राउड कंट्रोल में हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो या खोए पाए के लोकेशन में हो, इन सभी चीजों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस कैसे सुखद और सुलभ बनाया सके, इसको ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और अभी तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है। इसके बाद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस बार घाटों की लंबाई काफी ज्यादा है। संगम नोस से लेकर अरेल तक कई जगह पक्के घाट बने हैं और वहां पहुंचने में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए पहला अमृत स्नान बड़े अच्छे से संपन्न हो गया। घाटों की संख्या लंबाई ज्यादा होने के कारण इस बार संगम नोज पे उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि संगम स्नान की भी हम लोगों ने विभिन्न घाटों पे व्यवस्था की है और इसके कारण सभी को सुविधाएं हो रही हैं तथा सभी लोग बाय एंड लार्ज संतुष्ट होकर ही यहाँ से जा रहे हैं। तथा जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम क्राउड की मॉनिटरिंग
देर रात्रि से ही कर रहे हैं और रात्रि में हम लोगों ने थर्मल इमेजिंग के हिसाब से क्राउड को कंट्रोल किया और दिन में अब हम जो हमारे तीठर ड्रोन हैं या सीसीटीवी कैमरास हैं उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं उसके द्वारा हम लोग ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं तथा उनकी जो वाहन इत्यादि हैं उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये आयोजन कितना विशाल है, यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, इसको समझने के लिए कुछ फिगर्स देखते हैं। जैसे दुनिया के 151 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 3.5 करोड़ से कम है, यानी 151 देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोगों ने आज प्रयागराज में 12 घंटे के दौरान पवित्र डुबकी लगाई। करीब 40 देशों के लोग भी छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। आज विदेशी भक्तों ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। ये लोग सनातनी नहीं हैं, हमारी भाषा नहीं समझते, हमारी संस्कृति को नहीं जानते, लेकिन महाकुंभ में आकर विदेशों से आए ये लोग सनातन के रंग में पूरी तरह डूबे हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों की बात आपको सुनवाता हूं जो कह रहे थे कि वो सनातन को, भारत और हमारी संस्कृति को और करीब से जानना चाहते हैं, बार बार भारत आना चाहते हैं। रिपुग जगन्द विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर। I'm feeling really great. Everyone is very welcoming. We met a really nice girl who's showing us around, and as soon as you arrive here at the Kumbh, it's super nice. It's amazing. Everyone is super welcoming. Yeah, we're loving it. It's really great. Probably some good karma I have created in the past, and I had this experience for the very first time. I have to say that I come from a country that is, let's put it this way, the amount of people that are here today are 5 times the country I come from. Feeling very good, excited, seeing slowly the crowds are arriving. So it's a unique moment and a unique possibility in life to be here. My name is Megan, I'm from France. I'm very excited to see the other side, also where the main site is, and experience the craziness of this festival. And I love the people and the realness, the simplicity of everyone here, and the kindness also, and the love that is here. पूरी दुनिया के लोग भारत की महाकुंभ की आयोजन करने की क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया के 52 देशों की आबादी मिला दी जाए तो 3.5 करोड़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज दुनिया के 52 देशों की आबादी के बराबर लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 3.5 करोड़ की भीड़ को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा चैलेंज है। कुछ लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से एआई का इस्तेमाल करके भीड़ को कंट्रोल किया गया, उस पर नजर रखी गई, लेकिन मुझे लगता है कि बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। सिर्फ तकनीक से इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत सोची समझी प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्सेस का, मानवीय शक्ति का बेहतर इस्तेमाल वो बहुत जरूरी है। भक्तों की संख्या का सही से अनुमान हो, उनकी आवश्यकताओं का अंदाजा हो, उसके हिसाब से प्रबंध हो, इमरजेंसी स्थिति क्या हो सकती है इसका आकलन हो, और सबसे बड़ी बात दृढ़ इच्छा शक्ति। योगी आदित्यनाथ ने अपनी संकल्प शक्ति के साथ यही साबित किया। 2 साल पहले से इस महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई थी। बार बार योगी ने प्रयागराज के दौरे किए, एक छोटी छोटी चीज पर खुद नजर रखी, चुने हुए अफसरों को प्रयागराज में तैनात किया, छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को खुद देखा, प्रॉपर प्लानिंग की। इसलिए आज पहला अमृत स्नान बिना किसी बाधा के सकुशल संपूर्ण हुआ, और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ उनके अफसरों को, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को, वॉलंटियर्स को, वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। हालांकि अभी तो शुरुआत है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। महाकुंभ 1.5 महीने तक चलेगा, इसलिए प्रार्थना भी करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो
और महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करके सनातन का जयकारा लगाते हुए सकुशल अपने घर लौट जाएं। आस्था के महाकुंभ के रंगों के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के चुनावी रंग। 2025 का पहला चुनाव है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन नॉमिनेशन से पहले आतिशी पर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आरोप लगे। आरोप है कि आतिशी के इलेक्शन कैंपेन के सामान को लाने ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। सबूत देखने के बाद इलेक्शन कमीशन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जैसे एफआईआर रजिस्टर हुई, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए और फिर आतिशी ने भी कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ तुरंत केस क्यों दर्ज हो रहे हैं। आतिशी ने कहा इसका मतलब यह है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुपचाप तमाशा देख रहा है। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं क्या उन पे दबाव है। ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा असल में आम आदमी पार्टी के नेता सरकारी सुविधाएं छोड़ना ही नहीं चाहते। चुनाव प्रचार में भी उन्हें सरकारी गाड़ी छोड़नी चाहिए। हर्ष मल्होत्रा ने कहा उन्हें इस बात का डर है कि नतीजों के बाद जब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी तब भी ये लोग सरकारी सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ये एनार्किस्ट लोग हैं, कानून को ना मानने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं। कहते थे हम वीआईपी कल्चर नहीं देंगे, नहीं शुरू करेंगे उसको। आज चुनाव के दौरान भी अपना वीआईपी कल्चर छोड़ने में इन्हें तकलीफ हो रही है। मुझे तो इस बात से परेशानी भी हो रही है कि जब 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे तब ये क्या करेंगे, तब भी कहेंगे ये गाड़ी तो मेरी है। केजरीवाल अपने गिरेबान में झांक के देखिए उन्होंने कहां कहां भ्रष्टाचार किया है। देश में कानून का राज है, जो कानूनन सही होगा वही होगा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर इतने आरोप लगा रहे हैं कि इनका हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया है। आज कुछ और जो इल्जाम लगे उसकी एक बानगी देखिए। केजरीवाल ने कहा बीजेपी वाले सोने की चेन बांट रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा जो ये कहकर आए थे कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, उनकी गाड़ियों पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट बांट रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी क्राउड फंडिंग का दिखावा कर रही है, चुनाव में लगने वाला असल पैसा तो शराब घोटाले का है। अब बहुत सारे आरोप ऐसे हैं जिन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि जब तक चुनाव चलेगा इस तरह के आरोपों की बौछार होती रहेगी। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे कई नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक नया सियासी बम फोड़ दिया, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में स्कूलों की बसों को और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल एक जुवेनाइल ने, एक नाबालिग ने भेजे थे। पुलिस का दावा है कि इस लड़के ने अपने लैपटॉप और फोन से स्कूलों में बम रखे होने के मेल भेजे। इस बच्चे के पेरेंट का संबंध एक एनजीओ से है। इस एनजीओ ने पार्लियामेंट पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। पुलिस की इसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिया और बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लपेटा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह कोई राज नहीं है कि आम आदमी पार्टी के संबंध
बहुत सारे ऐसे एनजीओ से रहे हैं जो अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध करते थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अफजल गुरु को फांसी देने वाली फाइल काफी दिनों तक अपने पास रोक रखी थी और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के पेरेंट्स ने भी अफजल गुरु की क्षमा याचिका को, क्लेमेंसी पिटीशन को सपोर्ट किया था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब आम आदमी पार्टी जवाब दे, क्या स्कूलों को उड़ाने की धमकी देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे उसके नेताओं का हाथ था या नहीं? बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं, जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इसका नैतिक और राजनैतिक जवाब देना चाहिए। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से सवाल पूछे तो संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी नेताओं को तो वो बातें भी पता हो गई जो पुलिस को भी नहीं पता। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, इसलिए अब बीजेपी ने एनजीओ और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध का ये नया शिगुफा छोड़ा है। संजय सिंह ने कहा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल 8 महीने पहले भेजे गए थे, तो दिल्ली पुलिस अब तक क्या कर रही थी? चुनाव से पहले ही पुलिस एक्टिव क्यों हुई? और जांच के बारे में पुलिस से ज्यादा जानकारी बीजेपी के नेताओं के पास कहां से आ गई? दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को। स्कूलों को जो धमकी मिली थी, इस मामले की बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। 13 दिसंबर को दिल्ली में 30 स्कूलों को ईमेल मिला, कहा गया कि पेरेंट्स मीटिंग में बम फटेंगे। 9 दिसंबर को 44 स्कूलों को एक साथ बम की धमकी मिली। ऐसी धमकियां एक साल से मिल रही थी। पेरेंट्स के दिलों में डर था, बच्चों को लेकर चिंता थी। इन धमकियों ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। किसी भी थ्रेट को लाइटली नहीं लिया जा सकता था। लास्ट धमकी 8 जनवरी को आई। उसी को ट्रैक करते करते पुलिस एक नाबालिग तक पहुंची और आज पुलिस ने कहा इस नाबालिग के पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका शक है, क्योंकि पेरेंट का अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन से कनेक्शन मिला है। इसी को बेस बनाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लपेटा,
लेकिन मुझे लगता है एक सेंसिटिव मामला है। दिल्ली के बच्चों के पेरेंट्स के भावनाओं से जुड़ा मामला है। सबको पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बिना सबूत के इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन इस मामले में मैं पुलिस की तारीफ करूंगा। पुलिस ने चतुराई से काम किया, मशक्कत की और इस मामले की जड़ तक पहुंच गई। दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है। आज राहुल गांधी रिठाला इलाके में गए, वहां के लोगों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। पार्क में बैठकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ दही चूड़ा खाया, उसका वीडियो बनाया और इसके बाद राहुल गांधी लोकल लोगों के साथ रिठाला के नाले पर पहुंचे। वहां उन्होंने टूटी हुई सड़कें और चारों तरफ गंदगी, उन सबको देखा। राहुल ने इसका भी वीडियो बनाया और इस वीडियो को भी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट में लिखा, केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। अब इन्होंने देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। क्योंकि पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस जैसा बनाने का वादा किया था, इसलिए आज राहुल गांधी ने नाले का वीडियो दिखाकर केजरीवाल को कमेंट किया। कल भी दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों को ठगने का इल्जाम लगाया था। आज जब राहुल ने नाले की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की तो यह बात केजरीवाल को तीर की तरह चुभी। केजरीवाल ने ट्विटर पर ही राहुल गांधी को जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा, राहुल अपनी पार्टी बचा रहे हैं और वो देश। इसके जवाब में बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिख दिया, देश की चिंता बाद में करना, पहले नई दिल्ली की सीट तो बचा लो। केजरीवाल ने इस ट्वीट को पकड़ लिया और इसे बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत का सबूत बता दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। केजरीवाल ने राहुल की बातों पर कमेंट नहीं किया, लेकिन संदीप दीक्षित ने, जो कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के मैदान में है, केजरीवाल से पूछा कि शराब घोटाला, अपने लिए शीश महल, दिल्ली को बर्बाद करना क्या देश को बचाना है? संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल वोटर्स को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल के करप्शन को उजागर करेगी। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। दिल्ली के चुनाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं।
बीजेपी वाले कह रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है, और कांग्रेस कह रही कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। असल में ये सब जानते हैं कि कोई किसी से नहीं मिला हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पुराने राइवल हैं। प्रॉब्लम राहुल गांधी की है, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार राहुल ने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। केजरीवाल ने हवा नहीं दी, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ किसी तरह अलायंस हो जाए, मिलकर लड़ें, और राहुल ने उन्हें कई हफ्तों तक लटकाए रखा। इस बार केजरीवाल कांग्रेस से हिसाब बराबर करने में लगे हैं। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है। आज शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए अगर स्थानीय निकाय के चुनाव सभी पार्टियां अलग अलग लड़ें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने का ऐलान किया है, और आज शरद पवार ने भी कह दिया उनकी कोशिश तो है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस की पार्टियां साथ रहें, लेकिन उन्हें लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। इंडिया गठबंधन में लोकल बॉडी के चुनाव मिलकर लड़ने की बात कभी नहीं हुई। इंडिया गठबंधन का जो प्रयास था वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था। नगरपालिका का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, यहां इंडिया गठबंधन को ना कभी मिलकर चुनाव लड़ना था, ना कभी इसकी चर्चा हुई। मगर जहां तक महानगर पालिका की बात है और जहां तक हमारे साथियों की बात है, तो अगर एक होकर लड़ने की संभावना है तो बात करनी चाहिए, और वो कोशिश अगले 10-15 दिन में हम करने वाले हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज फिर क्लियर कर दिया कि शिवसेना स्थानीय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। संजय राउत ने भी नेशनल लेवल पर बीजेपी को हराने के लिए समझौता होने का जिक्र किया, लेकिन कहा कि हर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरों के पोस्टर बैनर लगाने को नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्थानीय चुनाव में शिवसेना अकेले लड़ेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जब अलायंस था तब भी हम लोकल बॉडीज में अलग अलग लड़े। कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा की बात दिल्ली में जो हुआ है इसलिए हुआ है ना, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में। कार्यकर्ता कब लड़ेगा? कार्यकर्ता हमेशा झाड़ू पोछाई करेगा? नहीं, उनकी लड़ने की इच्छा है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उनको लड़ने दो, तभी पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के तेवर देखकर ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी का अब सिर्फ नाम बचा है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद इस अलायंस की पार्टियां अपना अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं। उद्धव की सेना और शरद पवार के एनसीपी को अपने एमपीज और एमएलएस को बचाकर रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और ये दोनों इन हालात के लिए कांग्रेस को गुनहगार मानते हैं। इसलिए आने वाली दोनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से होगा। प्रसाद अयोध्या फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश के इस्तीफे से ही मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। चूंकि मिल्कीपुर सीट पर 30% से ज्यादा वोट पासी समाज के हैं, अजीत प्रसाद पासी समाज से आते हैं, इसलिए बीजेपी ने भी इस बार पासी जाति के चंद्रभान पासवान को उतारा है। चंद्रभान पासवान जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। आज टिकट मिलने के बाद चंद्रभान पासवान ने कहा कि मिल्कीपुर के लोगों ने अब तक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, इसलिए इस बार मिल्कीपुर में बदलाव होगा। कुछ महीने पहले तक अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस था मिल्कीपुर में उनकी जीत पक्की है। वो अयोध्या के एमपी अवधेश पासी को ट्रॉफी की तरह हर जगह साथ लेकर चलते हैं, लेकिन पिछले बाई इलेक्शन में योगी ने जिस तरह पटखनी लगाई उससे समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस डावाडोल हुआ है, और रही सही कसर योगी ने इस इलाके में एक
पासी को टिकट देकर पूरी कर दी। इसलिए मिल्कीपुर का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। योगी और अखिलेश दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा। और चलते चलते आपको बता दूं, अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कैलिफोर्निया में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग की लपटों ने अब लॉस एंजलिस के पड़ोस में वेंचुरा काउंटी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशांत महासागर की तरफ से जो तेज हवाएं चल रही हैं वो इस आग को और भड़का रही हैं। कैलिफोर्निया में पिछले एक हफ्ते से लगी आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोग लापता हैं, 12,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। कैलिफोर्निया में लगी इस भयानक आग को बुझाने के लिए अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको से मदद मांगनी पड़ी। मैक्सिको और कनाडा ने आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स और फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया भेजा है। इस वक्त 8,500 से ज्यादा लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। अमेरिका की आर्मी भी फायर फाइटर्स के साथ आग की लपटों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में लगी है। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से केमिकल का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक सिर्फ 33% इलाके में ही आग पर कंट्रोल किया जा सका है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि तेज हवाओं की वजह से आग नए इलाकों में फैल सकती है, इसलिए आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सारी दुनिया ये देखकर हैरान है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के लिए एलए की आग बुझाना कितना मुश्किल हो रहा है। सब इस एरा में रहने वाले उन रिच एंड फेमस की बात कर रहे हैं जिन्होंने टीवी पर अपने घरों को जलते देखा। यह आग सबूत है इस बात का कि आप कितने ही पावरफुल हों, कितने ही ताकतवर हों, अगर नेचर अपनी पर उतर आए तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी बेबस और बेचैन कर सकती है।